हमारा तीसरा चैप्टर है क्लास 12 का समकालीन दक्षिण एशिया, जिसके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं जो पिछले साल पेपरों में आ चुके हैं, जो इस समय और आने वाले समय में पेपर में आने की संभावना है। इसका पहला प्रश्न है, भारत तथा बांग्लादेश के बीच सहयोग और संघर्ष के किन्हीं दो मुद्दों को उजागर कीजिए। ये क्वेश्चन दूसरे तरीके से भी पूछा जाता है कि भारत और बांग्लादेश के संबंधों के सकारात्मक और नकारात्मक पक्ष बताइए, या भारत और बांग्लादेश के संबंधों की सकारात्मक या नकारात्मक विशेषताओं का वर्णन कीजिए। हमारा दूसरा सवाल है, पाकिस्तान में स्थायी लोकतंत्र के निर्माण की असफलता के लिए उत्तरदायी कारकों की व्याख्या कीजिए। कि पाकिस्तान में परमानेंट लोकतंत्र स्थापित क्यों नहीं हो पाता, इसके पीछे क्या रीजन है। जब से पाकिस्तान आजाद हुआ है और अंतिम समय 2008 तक पाकिस्तान में पूरी तरीके से लोकतंत्र समय समय पर स्थापित नहीं हो पाया, उसके पीछे बहुत सारी सैनिक घटनाएं घटी हैं, बहुत सारे पाकिस्तानी प्रधानमंत्री राष्ट्रपतियों की भूमिका, सेना के जनरलों की भूमिका रही है। इसमें क्या कारण रहे हैं उनके, वहां पर लोकतंत्र नहीं है। इसी में सवाल पूछा गया है कि पाकिस्तान में स्थायी लोकतंत्र के ढांचे का मार्ग प्रशस्त करने में सहायक दो लोकतांत्रिक समर्थक कारकों का वर्णन कीजिए। सवाल पूछा जा रहा है कि ऐसा क्या किया जाए, ऐसे दो कारण बताने हैं जिनसे ये स्पष्ट हो सके कि क्या पाकिस्तान में भी लोकतंत्र स्थापित हो सकता है। अगर हो सकता है तो कौन से वो दो कारण हैं, उनका वर्णन आपको इसमें करना है। इसी सवाल को घुमा के पूछता है कि पाकिस्तान में लोकतंत्र के स्थायी ना हो पाने के क्या कारण है, उन कारणों का वर्णन कीजिए। प्रश्न नंबर 3, जो सार्क है दक्षेश के 4 सदस्य देशों के नामों का उल्लेख कीजिए। यह सवाल लिखने के लिए भी आता है और मानचित्र में भी आता है, और एमसीक्यू सवालों में भी इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। तो जहां जहां पर सार्क के सदस्य देशों से जुड़ी हुई लाइन किताब में मिले, उनको आप नोट करके उन जगहों के नाम मैप में भरिए, जिससे मानचित्र करने में आपको आसानी हो सके। प्रश्न नंबर 4, भारत की भांति, भांति मतलब तरह, पाकिस्तान में लोकतंत्र की जड़ें मजबूत क्यों नहीं हो सकी, जबकि दोनों देशों का इतिहास एक जैसा है। यह भारत की आजादी के बाद का सवाल है। जो सवाल हमने पहले पढ़ा प्रश्न नंबर 2, उसी को ही दूसरे तरीके से पूछ रखा है कि भारत की तरह पाकिस्तान में लोकतंत्र क्यों नहीं हो पाया, क्योंकि दोनों एक ही समय पे आजाद होने वाले देश हैं, जबकि दोनों की संस्कृति एक जैसी ही मानी जाती है, इतिहास एक ऐसा माना जाता है। प्रश्न नंबर 5, भारत एवं पाकिस्तान के बीच सिंधु नदी जल विवाद किसकी मध्यस्थता से सुलझाया गया। नदी को लेकर भारत पाकिस्तान बहुत लंबे समय से विवाद में रहे हैं, लेकिन इसका विवाद सुलझाने का जो रोल है, भूमिका निभाई, वो किसने निभाई, यह इस सवाल पे पूछा जा रहा है। प्रश्न नंबर 6, भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद के किन्हीं दो प्रमुख मुद्दों का वर्णन कीजिए, जिनकी वजह से 1971 का युद्ध हुआ। ये दो कारण ऐसे क्या हैं जिसकी वजह से 1971 में बांग्लादेश का निर्माण किया गया। तो प्रश्न नंबर 7, भारत पाकिस्तान से संबंध अच्छे बनाने के लिए कोई दो उपाय बताइए कि किस तरीके से भारत पाकिस्तान से अच्छे संबंध बना सकता है एक अच्छे पड़ोसी होने के नाते। प्रश्न नंबर 8, लोकतांत्रिक दक्षिण एशिया के लोगों की पहली पसंद बनता जा रहा है। लोकतंत्र में ऐसा क्या है लोकतंत्र में कि दक्षिण एशिया के सारे देश लोकतंत्र को ही अपना रहे हैं। इस कथन को न्यायोचित ठहराइए। न्यायोचित का मतलब है आपको ऐसे उदाहरण दे रहे हैं जिनसे ये सिद्ध हो सके कि दक्षिण एशिया के सारे देशों ने लोकतंत्र अपनाकर कोई गलती नहीं की है, जिससे उनकी जनता और देश दोनों खुशहाल हैं, तरक्की कर रहे हैं। प्रश्न नंबर 9, भारत और बांग्लादेश के बीच पारस्परिक संबंधों में मतभेदों का विश्लेषण कीजिए। ये पहला सवाल जो था उसी तरह का सवाल है ये, कि पारस्परिक संबंध बताने जिनमें उनके बीच में लेकर लड़ाइयां होती हैं भारत और बांग्लादेश के बीच में, या हम इसको इस तरह से भी कह सकते हैं कि भारत और बांग्लादेश के बीच नकारात्मक
संबंधों का उल्लेख कीजिए, विवेचना कीजिए या उदाहरण से स्पष्ट कीजिए कि किन चीजों को लेकर भारत बांग्लादेश के बीच में लड़ाइयां हो रखी है या चलती है। प्रश्न नंबर 10, पाकिस्तान में लोकतंत्र की कार्यप्रणाली की व्याख्या कीजिए। यह सवाल भी जिस तरह का सवाल दूसरा सवाल है और जिस तरह का सवाल पांचवा सवाल है, सॉरी दूसरा ही है और चौथा सवाल है, इसी तरह का सवाल ये प्रश्न नंबर 10 पूछा गया है, जिसमें पाकिस्तान से लोकतंत्र की कार्यप्रणाली बताने की, लोकतंत्र कैसे काम करता है पाकिस्तान में, जो एक लंबे समय से वहां पे स्थायी रूप से स्थापित नहीं हो पा रहा है, उसके पीछे क्या कारण है उस प्रणाली के। प्रश्न नंबर 11, नेपाल में राजतंत्र से लोकतंत्र तक आने की यात्रा की व्याख्या कीजिए। कि पहले नेपाल में राजा होता था, लेकिन अब वहां पर लोगों द्वारा निर्वाचित सरकार है, लोकतांत्रिक सरकार है नेपाल एक, ठीक है। तो ऐसा कैसे हुआ, उसकी एक आपको छोटी सी कहानी बतानी है। प्रश्न नंबर 12, बांग्लादेश के निर्माण के लिए उत्तरदायी परिस्थितियों की व्याख्या कीजिए। उन सारी परिस्थितियों को बताना है जिनसे बांग्लादेश एक स्वतंत्र देश के रूप में बना, जिसको पूर्वी पाकिस्तान पहले कहते थे 1971 से पहले, अब वो एक स्वतंत्र देश बांग्लादेश बन चुका है। तो ऐसा कैसे हुआ कि पूर्वी पाकिस्तान से वो एक स्वतंत्र देश बांग्लादेश बना, किन किन परिस्थितियों में, और वहां पर बहुदलीय प्रणाली पर आधारित प्रतिनिधित्व मूलक लोकतंत्र की स्थापना में बांग्लादेश कैसे सफल हो गया। यानी वहां पर बहुत सारी पार्टियां हैं, एक पार्टी सिस्टम नहीं है, जिससे लोकतंत्र और अधिक सफल हो सका। क्वेश्चन नंबर 13, श्रीलंका के जातीय संघर्ष और उनके परिणामों को स्पष्ट कीजिए। ये हाल ही में रहा टॉपिक है, जो चर्चाओं में रहा है कि भारत श्रीलंका से संबंध पुराना है, लेकिन वो जातीय संघर्ष के रूप में कैसे भारत उसकी मदद करना चाह रहा था, लेकिन श्रीलंका ने उसमें मदद के लिए मना करा। तो ये 13 सवाल हैं जो आपके पार्ट समकालीन दक्षिण एशिया से हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, दक्षिण एशिया के भू राजनीतिक धरातल पर तो एक क्षेत्र है, फिर भी इसमें विविधता विद्यमान है, कथन को न्याय संगत ठहराइए। सवाल पूछ रहा है कि दक्षिण एशिया पूरे जितने देश हैं इसमें वो तो एक जैसे हैं, लेकिन इसमें फिर भी विविधताएं हैं, डाइवर्सिटीज हैं, उसका कारण बताइए। तो इस तरह के सवाल जब आते हैं तो हर देश से जुड़ी हुई चीजें, सांस्कृतिक, आर्थिक और सामाजिक चीजें आपको लिखनी पड़ती हैं। तो उसमें आपको लिखना होगा कि दक्षिण एशिया के राजनीतिक क्षेत्र में किस तरीके से वो विभिन्न हैं। तो हर देश के आधार पर आपको आंसर देना है, न्याय संगत ठहराना है कि ये जो ऊपर स्टेटमेंट लिखी है, दक्षिण एशिया भू राजनीतिक धरातल पर एक क्षेत्र है, भू राजनीतिक धरातल पर एक क्षेत्र है, लेकिन विविधताएं भी मौजूद होंगी। तो क्या कारण है, उन कारणों को सही से ठहराना है इस लाइन की वजह से। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 15, जिसमें भारत और नेपाल के संबंधों की व्याख्या करनी है। भारत नेपाल संबंधों की व्याख्या करनी है। यह नया पाठ्यक्रम में जुड़ा हुआ प्रश्न है, पुराना भी है, लेकिन और भी विषय आपके इस अध्याय में समकालीन दक्षिण एशिया में जोड़े गए हैं, जिसमें विभिन्न देशों से संबंध बताए गए हैं। भारत के संबंध विभिन्न देशों से बताए गए हैं, जो कि दक्षिण एशिया के देश ही हैं। तो आपको दक्षिण एशिया के जितने भी देश हैं उनसे होने वाले नकारात्मक और सकारात्मक संबंधों को अच्छे से पढ़ना है, जिसमें देश आते हैं आपके भूटान, मालदीव, श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश, मालदीव हो गया। तो इस तरह के जो देश हैं ये मुख्य रूप से देश हैं
जो दक्षिण एशिया के हैं इनसे भारत के क्या संबंध हो सकते हैं सकारात्मक और नकारात्मक रूप से, इनको भी आप इसके साथ पढ़ लेना, क्योंकि ये एमसीक्यू में भी आ जाते हैं और 2 नंबर और 4 नंबर के सवालों में भी इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। आपका अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 16 कि सार्क के सफल संचालन में बाधक किन्हीं 2 बाधाओं का वर्णन कीजिए। ऐसी 2 रुकावटें, अवरोध आपको इसमें स्पष्ट करने हैं उदाहरणों के माध्यम से, जो सार्क को सही से चलाने में मुश्किलें पैदा कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 17 दक्षिण एशिया के लोकतंत्र के अनुभवों से लोकतंत्र की वैश्विक कल्पना का दायरा बढ़ाए, कथन की पुष्टि कीजिए। अब इस सवाल का अर्थ है कि दक्षिण एशिया के जो 9 देश हैं उन 9 देशों में लोकतंत्र अपनाया गया है, तो लोकतंत्र को अपनाने से जो वहां की जनता को जो अनुभव हुए हैं, फायदे हुए हैं, उनसे उन देशों में भी लोकतंत्र अपनाने की मांग हुई है जिनमें लोकतंत्र नहीं था। तो क्या वाकई में लोकतंत्र इतना अच्छा है कि उसकी पूरे विश्व स्तर पर कल्पना की जा सकती है कि लोकतंत्र से देशों में मजबूती आएगी, समृद्धि होगी, जनता की आवाज को पूरा किया जाएगा, मांग को पूरा किया जाएगा। तो दक्षिण एशिया के आधार पर कथन की पुष्टि करनी है। जब भी आपको पुष्टि करने वाले सवाल पूछे जा रहे हैं तो पुष्टि करने वाले सवालों में आपको उदाहरण और कारण दोनों का उल्लेख करना होता है कि कैसे ये पुष्ट हुए, जस्टिफाई हुए। आपका अंतिम प्रश्न नंबर 18 सार्क ने दक्षिण एशियाई देशों में बहुपक्षीय साधनों के माध्यम से सहयोग विकसित करने की क्षेत्रीय पहल की है। 2 उदाहरण देकर इस कथन को न्याय संगत ठहराइए। फिर इसको सही ठहराना है, जस्टिफाई करना है स्टेटमेंट को कि सार्क ने दक्षिण एशिया के देशों में बहुपक्षीय साधन, मल्टीफेसिस चीजों को अपनाया है, जिस वजह से सहयोग विकसित हुआ है। सारे देशों ने दक्षिण एशिया के ने एक दूसरे में सहयोग करी है, मदद करी है। तो वो कौन से कारण है जिनसे क्षेत्रीय पहल हुई, यानी क्षेत्र विकसित हो गया। सार्क को अगर एक क्षेत्र के रूप में देखें तो पूरा सार्क दक्षिण एशिया के देशों में मजबूती से कायम रह सका है, उसका विघटन नहीं हुआ। तो उन कारणों को बताना है जिससे ये विकसित देशों के रूप में विकसित होंगे आने वाले समय में। तो इस तरह के प्रश्न आपके पेपर में आते हैं। ये 18 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो पिछले साल परीक्षाओं में आए हैं, जो आपके समकालीन दक्षिण एशिया से माने जाते हैं। तो ये 18 प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं जिनको कर लेने से आपका पूरा का पूरा चैप्टर बहुत ही आसानी से पूरा हो जाएगा, जिसमें आपके 1 नंबर के प्रश्न, 2 नंबर के प्रश्न, 4 नंबर के प्रश्न और दीर्घ उत्तरात्मक यानी 6 नंबर वाले प्रश्नों भी, और आपके पैसेज जो केस आधारित स्रोत होते हैं उनकी भी पुष्टि हो जाएगी। और इस चैप्टर में से मानचित्र अक्सर पूछा जाता है, तो इन्हीं प्रश्नों से आप मानचित्र को भी कर सकते हैं। जैसे कि संबंध है, तो संबंध कौन से देश में स्थापित हुए, किस देश से स्थापित हुए, तो भारतीय राजनीति के संदर्भ में हम इसको हल कर सकते हैं और इसका जवाब आपको मानचित्र में देना होगा। तो ज्यादातर इससे सवाल पूछे जाते हैं वो बड़े नंबरों में होते हैं, जिसलिए आपको इस अध्याय को ध्यान से पढ़ना होगा।